नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 की पीजीटी हिस्ट्री के बारे में। पीजीटी हिस्ट्री का जो है जीएस सेक्शन का 40 नंबर का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद इसमें जो सब्जेक्ट नॉलेज रहता 80 नंबर का हिस्ट्री का, इसमें से क्वेश्चन चल रहा था। इसका क्वेश्चन भी आधा हो गया था। उसके बाद जो क्वेश्चन शेष बाकी है उसका आज डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जो आगे छूटा हुआ था उसका आगे वाला प्रश्न आज का स्टार्ट करते हैं। विदेशी राज से देश को मुक्त कराने के लिए यह देशभक्ति का कार्य था, यह किसने लिखा? विदेशी राज से देश को मुक्त कराने के लिए यह एक भक्ति का कार्य था, यह किसने लिखा? ये जो है 1857 के संदर्भ में लिखा गया था। ये कहा कि इरफान हबीब ने, बिपिन चंद्र ने, आर एस शर्मा ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर रहेगा बिपिन चंद्र ने। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बिपिन चंद्र ने। बिपिन चंद्र ने लिखा कि विदेशी राज से देश को मुक्त कराने के लिए यह एक देशभक्ति का कार्य था। बिपिन चंद्र आधुनिक भारत के इतिहासकारों में से प्रमुख स्थान रखते हैं। वे स्वतंत्रता संघर्ष और आधुनिक इतिहास लेखन परंपरा में मार्क्सवादी चिंतन धारा के इतिहासकार थे। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि आपको बिपिन चंद्र पाल जो है किस प्रकार के इतिहासकार थे? ये मार्क्सवादी चिंतन की धारा के जो है इतिहासकार थे। और इसने कौन सा इतिहास लिखा? आधुनिक भारत के इतिहास पे इसने फोकस किया। और वे स्वतंत्रता के बारे में लिखते थे, संघर्ष के बारे में, आधुनिक इतिहास के परंपरा के बारे में लिखा करते थे। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में बिहार के किस नेता ने सक्रिय साझेदारी दिखाई? बिहार का कौन ऐसा नेता था जो 1857 की क्रांति में बिहार के लिए सबसे सक्रिय जो है था, सबसे अपना उम्मीदवारी सबसे ज्यादा जो है भाग लिया इसमें? इसका सही आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वीर कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति में बिहार के नेता वीर कुंवर सिंह ने सक्रिय साझेदारी निभाई। जगदीशपुर यानी पश्चिम बिहार, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है इसका घर जो है कहाँ पे था? जगदीशपुर में। किस जगह से लड़े थे? जगदीशपुर, जो कि पश्चिमी बिहार में पड़ता है। और पटना में कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। बिहार से भी पूछेगा तब भी आंसर वीर कुंवर सिंह होगा। जगदीशपुर से भी पूछेगा तब भी कुंवर सिंह ही होगा यहाँ से आंसर। तो बिहार के संदर्भ में ही कुंवर सिंह ही आंसर लिया जाता है। कभी कभी जगदीशपुर भी स्पेशल मेंशन कर देगा जगह, तो जगदीशपुर भी आंसर होगा। विद्रोह के समय कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहा जाता था। 1857 के विद्रोह के समय बिहार का सिंह किसे कहा जाता था? वीर कुंवर सिंह को। स्वामी सहजानंद सरस्वती 1889 से 1950 तक भारत के राष्ट्रवादी एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। इस ऑप्शन में है स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में। और इसमें है ऑप्शन में राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल 1875 से 1929 ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो है अपना योगदान दिया, गांधी जी को आने के लिए आमंत्रित किया था। यह भी भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे राजकुमार शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, 1886 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1886 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। अठारह सौ छियासी के अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1886 का अधिवेशन क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, कहाँ हुआ था? ये कलकत्ता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। प्रथम अधिवेशन के बारे में भी पूछा जाता है। किस जगह पे हुआ था ये भी पूछा था। ये हुआ था मुंबई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। और इसका पहला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ था व्योमेश चंद्र बनर्जी को, जिसको हम लोग शॉर्ट में WC बनर्जी कहते हैं। और 1892 में दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल लिबरल पार्टी की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद चुने गए थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो किस दल से? उदारवादी दल, जिसे लिबरल पार्टी कहा जाता है। उदारवादी दल से, हिंदी में उसको उदारवादी दल कहते हैं, इंग्लिश में से लिबरल पार्टी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता दादा भाई नौरोजी किस पार्टी से जो है जीते थे चुनाव इंग्लैंड में? तो लिबरल पार्टी से, उदारवादी दल से। और किस जगह से, किस क्षेत्र से? तो फिन्सबरी क्षेत्र से। और ब्रिटिश संसद का जो है सदस्य चुना गया था। दादा भाई नौरोजी 1893 में और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। दादा भाई नौरोजी 3 बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पहली बार 1886 कलकत्ता अधिवेशन में, तीनों को याद रखना है सीक्वेंस में। दूसरी बार 1893 में और तीसरी बार 1906 ईस्वी में।
गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बनारस के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। इस ऑप्शन में गोपाल कृष्ण गोखले का भी जिक्र है और व्योमेश चंद्र बनर्जी का है, इसलिए पहले ही बोले थे कि जितना भी ऑप्शन है ऑप्शन सहित सबका डिस्कशन करेंगे। यहाँ से लगभग एक प्रश्न से आपको लगभग 5 से 7 प्रश्न देखने को मिलेगा, जितना भी डिस्कशन है। इसलिए आप लोग जुड़े रहे। जो भी पीजीटी का, टीजीटी का और 6 to 8 का हिस्ट्री से संबंधित जितना भी क्वेश्चन होगा सबका इस चैनल पर बहुत ही बेहतरीन तरीका से एनालिसिस कराया जाएगा, तो आप लोग जरूर जुड़े रहे। अपने दोस्तों को भी वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से आपको कितना प्रश्न देखने को मिला? दादा भाई नौरोजी 3 अधिवेशन की अध्यक्षता किया, 1886 के अधिवेशन में, 1893 में और 1906 में। और यहाँ से गोपाल कृष्ण गोखले है ऑप्शन में, तो गोपाल कृष्ण गोखले कब कब किए? तो गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के बनारस में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया 1905 में। और व्योमेश चंद्र बनर्जी भी है ऑप्शन में, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है पहले अध्यक्ष थे, कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष है, जिसका जो है पहला कब हुआ था इसका? तो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में इसका बैठक हुआ था। और किस जगह पे हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की मुख्य मांगे क्या थी? विधान परिषद में चुनाव सिद्धांत के प्रारंभ, प्रशासनिक सुधार, निष्ठावान चरित्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। एक से अधिक इसमें मांगे था, यानी इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की मुख्य मांगे विधान परिषदों में चुनावी सिद्धांत का प्रारंभ करना था। विधान परिषद में चुनावी सिद्धांत था, उसका प्रारंभ करने लोग सोच रहे थे कि विधान परिषद में क्या हो? चुनाव हो। प्रशासनिक सुधार और निष्ठावान चरित्र था, प्रशासनिक सुधार भी ये लोग चाहते थे कि प्रशासन में सुधार हो। निष्ठावान चरित्र भी होना चाहिए जिससे हमारे देश के हित का काम हो। दादा भाई नौरोजी, सर फिरोज शाह मेहता, सर दीनसा वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे लोग समकालीन भारतीय समाज के सबसे अधिक प्रगतिवादी व्यक्ति और सच्चे देशभक्त थे। ये भारतीय समाज को सुधारने का भरसक प्रयत्न करते रहे। इन लोगों ने ही 1886 में एक लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन नियुक्त करवाया और 1892 में भारतीय परिषदों का अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट पारित करवाया था। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारत परिषद का अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट कब आया था? 1892 ईस्वी में आया था। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब करवाया गया? 1886 ईस्वी में कराया। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और हमारे पूछा जाएगा प्रगतिवादी व्यक्ति, कौन कौन प्रगतिवादी व्यक्ति के लिस्ट में आते हैं? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब जो है प्रगतिशीलवादी नेता के रूप में जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, 1947 में इंडिया डिवाइडेड एक पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिया डिवाइडेड। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद ने। इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा था? राजेंद्र प्रसाद ने। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और डिवाइडेड इंडिया किसने लिखा था? 1947 में इंडिया डिवाइडेड पुस्तक राजेंद्र प्रसाद ने लिखी। यह किताब देश के बंटवारे का विरोध करने के लिए लिखी गई थी। राजेंद्र प्रसाद 1952 से लेकर के 1962 तक सेवारत भारत के पहले राष्ट्रपति थे। यह एक वकील, विद्वान और राजनीतिक भी थे। वर्ष 1920 के दशक में आरंभिक वर्षों में उन्होंने हिंदी साप्ताहिक देश और अंग्रेजी पाक्षिक सर्चलाइट का भी संपादन किया था। राजेंद्र प्रसाद ने सर्चलाइट का संपादन पूछा गया किसने किया था? तो ये एक हिंदी साप्ताहिक था जो कि देश और अंग्रेजी पाक्षिक दोनों रूप से जो लिखा जाता था, दोनों का पक्ष लेकर के। तो इसका सर्चलाइट का संपादक राजेंद्र प्रसाद ही थे। राजेंद्र प्रसाद ने एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी सहित कई पुस्तकें भी लिखी हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से पुस्तक का नाम कि एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक किसने लिखा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। आप लोग कमेंट करके बताएं डिवाइडेड इंडिया किसने लिखा? ये है इंडिया डिवाइडेड और डिवाइडेड इंडिया, दोनों अलग अलग पुस्तक है। डिवाइडेड इंडिया किसने लिखा? आप लोग कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, मराठी में केसरी एक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यह प्रश्न कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो मराठी में केसरी किसने लिखा था? तो बीजी तिलक ने, जिसको हम लोग पूरा इसका नाम है बाल गंगाधर तिलक। मराठी में केसरी समाचार पत्र बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। तिलक को लोग प्राय लोकमान और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। तिलक प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वह महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी कलब और गो हत्या विरोधी सभाएं स्थापित की।
शिवाजी और गणपति त्योहार आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। तिलक ने अंग्रेजी में मराठा समाचार पत्र लिखा। इसका 2 पुस्तक बहुत ही फेमस है जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है। मराठी केसरी पुस्तक जो है, केसरी मराठी में जो है केसरी पुस्तक केसरी है मराठी में, जबकि एक इसका पुस्तक आता था मराठा, नाम है मराठा लेकिन है किस भाषा में? अंग्रेजी में। यहाँ कन्फ्यूजन होता है, मराठा रहेगा तो मराठी भाषा नहीं लगाना है, क्योंकि मराठा दे करके ऑटोमेटिक स्टूडेंट जो नहीं पढ़ा रहता है मराठी मार देता है कि मराठा है तो मराठी भाषा में होगा, लेकिन ऐसा नहीं। केसरी है मराठी भाषा में और मराठा है अंग्रेजी भाषा में। इसका 2 पुस्तक मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जा चुका है। और तिलक को किसको जो है भारत का बेताज बादशाह कहते थे? यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, बेताज बादशाह, बिना ताज का बादशाह इसको कहेंगे बेताज बादशाह। तो ये बाल गंगाधर तिलक को कहा था। लोकमान के नाम से किसे जाना जाता था? यहाँ से प्रश्न क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकमान के नाम से किसे जाना जाता था, किसे जाना जाता है, अभी भी जाना जाता है उसे। तो ये क्या हो जाएगा? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक को। और प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, अखाड़ा का, लाठी कलब का, गो हत्या विरोधी जैसी सभाएं किसने स्थापित किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गणपति त्योहार का आरंभ किसने करवाया? तो शिवाजी। तो यहाँ से प्रश्न बहुत सारा बन सकता है तिलक जी से संबंधित। अगला प्रश्न है, आयरलैंड के होम रूल के उद्देश्य से कौन सबसे ज्यादा प्रभावित थे? आयरलैंड के होम रूल आंदोलन के उद्देश्य से कौन सबसे ज्यादा प्रभावित थे? बीजी तिलक, एनी बेसेंट, एनसी केलकर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी कंफ्यूजन में डाल दिया था कि कौन ज्यादा प्रभावित थे। तो इसका आंसर होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट सबसे ज्यादा प्रभावित थी। सबसे ज्यादा प्रभावित के बारे में पूछा जा रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन थी होम रूल आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से? एनी बेसेंट। जबकि संबंधित पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट और बीजी तिलक भी उससे संबंधित है, लेकिन प्रभावित सबसे ज्यादा कौन थी? तो एनी बेसेंट। भारत में आयरलैंड के होम रूल आंदोलन के उद्देश्य से एनी बेसेंट सबसे ज्यादा प्रभावित थी। स्वशासन आंदोलन, जिसको होम रूल लिंक को क्या कहते हैं हिंदी में? स्वशासन आंदोलन की व्याख्या जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने किया था। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि कॉमनवेल्थ किसके द्वारा लिखा जाता था? तो एनी बेसेंट के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लिंक की स्थापना की गई। इसी प्रकार एनी बेसेंट ने भी एक होम रूल की स्थापना सितंबर 1916 को मद्रास में की। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में कहाँ स्थापित किया था होम रूल? तो पूना में। जबकि एनी बेसेंट कहाँ स्थापित की थी? मद्रास में। क्वेश्चन पूछा था कहाँ किया था? सितंबर 1916 में ये मद्रास में, और बाल गंगाधर तिलक कहाँ किए थे? अप्रैल 1916 में पूना में। तिलक की लिंक का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला था। अब तिलक का जो होम रूल लिंक था उसको कहाँ तक फैला था? तो कर्नाटक में, महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़कर, मुंबई इससे प्रभावित नहीं था, मध्य प्रांत एवं बरार क्षेत्र। जबकि इसके प्रभावित क्षेत्र के बाहर के सभी हिस्से में लिंक का प्रभाव फैलाने की जिम्मेदारी श्रीमती एनी बेसेंट की थी और उसकी लिंक के सचिव जॉर्ज अरुणडेल ने की थी। होम रूल लिंक के सर्वाधिक कार्यालय मद्रास में थे। होम रूल लिंक के सर्वाधिक कार्यालय कहाँ था? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मद्रास में। एनी बेसेंट के होम रूल लिंक के जो है सचिव कौन थे? तो जॉर्ज अरुणडेल। क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कौन थे। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि तिलक का जो है जो होम रूल लिंक था उसका प्रभाव कहाँ कहाँ था, किस किस क्षेत्र में था, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस स्थान पर फूट पड़ी थी? किस स्थान पर फूट पड़ा था? 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में, 1907 के सूरत अधिवेशन में, 1908 में मद्रास अधिवेशन में। किस अधिवेशन में जो है कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गया था? इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1907 के सूरत अधिवेशन में। आप लोग कमेंट करके बताएं सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सूरत अधिवेशन के जो है अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1907 में सूरत अधिवेशन के समय फूट पड़ी थी। इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के अध्यक्ष के पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी या उग्रवादी जहां लाला लाजपत राय को कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। इसी अधिवेशन में स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर के विवाद हुआ। और विवाद होने के बाद कितने गुटों में बट गया? 2 गुटों में कांग्रेस बट गया, एक नरम दल और दूसरा गरम दल में। अगला प्रश्न है,
1919 से 1947 के दौरान भारतीय राजनीति पर किसका आधिपत्य रहा? हु डोमिनेटेड द इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग 1947? इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू है, बीजी तिलक है, सुभाष चंद्र बोस है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसका आधिपत्य सबसे अधिक रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई किसका रहा? आप लोग कमेंट करके बताइए किसका आधिपत्य सबसे अधिक रहा। तो 1919 से 1947 के दौरान भारतीय राजनीति पर गांधी जी का आधिपत्य रहा। इसी कारण इसे गांधीवादी युग भी कहा जाता है। इतिहास में गांधीवादी युग 1919 से 1947 को ही कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न परिस्थितियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी चरण के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। इस पृष्ठभूमि के लिए चंपारण, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारे आंदोलन जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया, इसलिए इसको गांधीवादी युग कहा जाता है। तो 1919 से 1947 के दौरान के युग को क्या कहता है? गांधीवादी चरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में 1914 से 1923 के वर्षों के मध्य बिना किसी रुकावटों के महत्वपूर्ण दौर चल रही थी। किसका दौर चल रहा था जिसमें कोई तरह का रुकावट नहीं था? इसका ऑप्शन है कांग्रेस आंदोलन चल रहा था, होम रूलिंग की गतिविधियां चल रहा था, सेना में बलपूर्वक भर्ती चल रहा था। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस आंदोलन। कांग्रेस का आंदोलन जो बिना किसी रुकावट का चल रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है कंफ्यूजन है, बीपीएससी भी कंफ्यूजन में डाला है आंसर को। तो लेकिन आप लोग देखिए क्या है। लेकिन इसमें इसके अकॉर्डिंग भारत में 1914 से 1923 के वर्षों के मध्य कांग्रेस आंदोलन बिना किसी रुकावट के महत्वपूर्ण दौर चल रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। राष्ट्रीय आंदोलन में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके माध्यम से कांग्रेस आंदोलन चलता रहा। कांग्रेस आंदोलन ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को सेना में जबरन भर्ती किए जाने पर अंग्रेजों का विरोध किया। 1916 में कांग्रेस में नरम और गरम दल तथा मुस्लिम लीग में समझौता हुआ और 1916 में होम रूल ने अपनी मांगों को आगे बढ़ाया और लगभग 1918 तक यह शिथिल पड़ गया। कांग्रेस ने चंपारण, अहमदाबाद मिल, खेड़ा के माध्यम से और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन चलाया। इसने खिलाफत और असहयोग आंदोलन को व्यापक स्वरूप प्रदान किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर कि ये जो है कांग्रेस का आंदोलन रुका नहीं, ये चलता रहा। लेकिन होम रूल गतिविधियां भी कम पड़ गया, सेना में बलपूर्वक भर्ती का भी विरोध हुआ, लेकिन बिना किसी रुकावट का पूछ रहा था, बिना किसी रुकावट का कांग्रेस का आंदोलन ही चलता रहा। बाकी आप लोग भी विभिन्न बुकों में देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि बीपीएससी इस क्वेश्चन को सस्पेंस में डाला हुआ। इसका आंसर क्या होगा? अगला प्रश्न है, एक परचून चंदे के द्वारा साबरमती आश्रम को खंडित होने से किसने बचाया था? कह रहा है साबरमती आश्रम जो है खंडित हो रहा था, उसको एक पूरा चंदा देकर के किसने बचाया था साबरमती आश्रम को? अंबा लाल साराभाई ने, जीडी बिरला ने, जमनालाल बजाज ने। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न में भी आंसर की बीपीएससी के आंसर की के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में विवाद था। तो इसका सही आंसर होगा अंबालाल साराभाई। इसका सही आंसर होगा अंबालाल साराभाई। बीपीएससी पहली बार जो है आंसर की जारी किया था, उसमें जमनालाल बजाज ले लिया था। उसके बाद विवाद होने के बाद इसका सही आंसर लिया था अंबालाल साराभाई ने। उसी ने जो है एक परचून चंदे के द्वारा जो है साबरमती आश्रम को खंडित होने से बचाया था। एक परचून चंदे के द्वारा साबरमती आश्रम को खंडित होने से अंबालाल साराभाई ने बचाया था। आश्रम में सभी लोग एक परिवार की तरह रहते थे। इसका संचालन लोगों के द्वारा किए गए दान से होता था। गांधी जी ने अमृत लाला ठक्कर की सिफारिशों पर एक हरिजन परिवार को दूधा भाई और उनकी पत्नी और पुत्री लक्ष्मी को आश्रम में रहने के लिए बुला लिया, जिससे नाराज होकर गांधी जी की बहन रलियात बहन आश्रम छोड़कर चली गई। उनके जाने के बाद लोगों ने चंदा देना बंद कर दिया, किंतु कुछ दिनों बाद अंबालाल साराभाई ने 13,000 रुपये का दान देकर आश्रम को बचाया था। तो आश्रम विखंडित होने वाला था, टूटने वाला था, क्योंकि लोग नाराज होकर के भागने लगे थे। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा अंबालाल साराभाई। अगला प्रश्न है, कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी भारत में एक बड़ी आशा यह रहेगी कि मैं इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग दे सकूं। यह किसने कहा? बहुत ही अच्छा प्रश्न, कई बार बीपीएससी टीआरई में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। इस प्रश्न को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन ने यह बात कहा था। लॉर्ड कर्जन का मानना था कि कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है
और मेरी भारत में एक बड़ी आशा यह रहेगी कि मैं इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग दे सकूं। शांतिपूर्ण मृत्यु मतलब ये खत्म हो रही है, इसे डेड हो जाए, ये संस्था नहीं रहे, इसको मैं शांतिपूर्ण सहयोग दे सकूं। ये लॉर्ड कर्जन ने ही कहा था। वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार कांग्रेस अपने पतन के लिए ललका रही है और मेरी भारत में एक बड़ी अभिलाषा यह रहेगी कि मैं इसके लिए शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग दूं। लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था? इसमें ऑप्शन में लॉर्ड डफरिन भी है। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की निंदा की और उसे अल्पसंख्यक लोगों की संस्था कहा। ये छोटे मोटे कम सम लोगों का संस्था, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं, पूछा गया है बीपीएससी में कि लॉर्ड डफरिन का स्टेटमेंट क्या था। ये कांग्रेस की निंदा करते हुए कहा था कि अल्पसंख्यक लोगों की यह क्या है, एक संस्था है। उसकी मांगों को अज्ञात में छलांग लगाने से तुलना की गई। लॉर्ड कर्जन के समय सरकारी अधिकारियों एवं नौकरों को कांग्रेस में शामिल होने या उससे संपर्क रखने पर रोक लगा दिया गया था। बोला था जो भी सरकारी कर्मचारी है वो कांग्रेस के संपर्क में नहीं आएंगे। अगला प्रश्न है, कहां पर कांग्रेस अधिवेशन में उपस्थित होकर कांग्रेस की राजनीति में गांधी जी ने प्रवेश किया? ये प्रश्न भी विवाद में गया था। इस प्रश्न का भी बहुत ही सारा कंफ्यूजन है, तो आप लोग कंफ्यूजन दूर कीजिए कि किस में गया था, किस अधिवेशन में। तो दिया हुआ 1918 के मुंबई अधिवेशन में, 1919 में अमृतसर अधिवेशन में और 1918 के दिल्ली अधिवेशन में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 1919 के अमृतसर अधिवेशन। 1919 के अमृतसर अधिवेशन। महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी के 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार शामिल हुआ था। कहाँ हुआ था? पहली बार शामिल हुआ था ये 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में। और दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था। किंतु अब तक उन्होंने कांग्रेस की राजनीति में प्रवेश नहीं किया था। केवल भाग लिया था, लेकिन इसके राजनीतिक में अपना योगदान, अपना प्रवेश नहीं किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में किया गया था और अमृतसर अधिवेशन में उपस्थित होकर गांधी जी ने कांग्रेस का राजनीति में प्रवेश किया, कांग्रेस की राजनीति में प्रवेश किया। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर अधिवेशन। तो बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन था कि इसमें कलकत्ता हो कि लखनऊ हो कि अमृतसर हो। ये तो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि महात्मा गांधी पहली बार 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था 1901 में, और दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी 1916 में लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। किंतु अब तक उन्होंने जितना दोनों 1901 और 1916 में जो भाग लिया था, इसमें राजनीति में प्रवेश उन्होंने नहीं किया था। जालियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1900 तब उसमें अमृतसर अधिवेशन में 1919 में जो है ये भाग लिया और उसी समय गांधी जी ने कांग्रेस की राजनीति में भी प्रवेश किया। तब से कांग्रेस के लिए पूरा राजनीतिक अपना जीवन के अंत तक करते रहा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर अधिवेशन 1919। उम्मीद है आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया इस क्वेश्चन पे। जो भी टीआरई 3 में भाग लिए होंगे उसको पता होगा कि ये आंसर की में कंफ्यूजन हुआ था। सभी छात्र छात्राओं को इसमें कंफ्यूजन हुआ था। अगला प्रश्न है, अप्रैल 1919 में किस घटना से भारतीयों को गहरा सदमा और चोट पहुंची थी? अप्रैल में कौन ऐसा घटना हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताएं कौन ऐसा घटना हुआ था जिससे सारे भारतीयों में बहुत ही सदमा हुआ था, बहुत उसको चोट लगा था कि ऐसी घटना नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही खतरनाक घटना है, ये बहुत ही दुर्दांत घटना है। मोंटेगी चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्ताव, रॉलेट अधिनियम, जालियांवाला बाग दुर्घटना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि सबसे खतरनाक था, जिसमें कि बहुत सारे लोगों का एक साथ गोली मार कर हत्या कर दिया गया था। ये भारतीयों के लिए एक गहरा सदमा देने वाला कांड था। फरवरी 1919 में रॉलेट कानून पास होने के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह का आयोजन का प्रस्ताव रखा था। 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाने तथा हड़तालें आयोजित करने का आह्वान किया गया। और अप्रैल 1919 में देश के विभिन्न स्थानों पर जब जुलूस निकालने जा रहे थे, तब 13 अप्रैल के दिन जालियांवाला बाग नामक स्थान पर एकत्रित हुए लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दिया, जिससे बहुसंख्यक लोग मारे गए। इस घटना से भारतीयों को गहरा सदमा और चोट पहुंची। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था। अब देखिए, इस डिस्कशन से बहुत सारे प्रश्न आपको आएंगे और आएंगे नहीं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। रॉलेट एक्ट कानून कब पास किया गया था बताइए? फरवरी 1919 में। गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन का प्रस्ताव रखा था कब? 6 अप्रैल 1919 को।
और इसी रूप में अपमान और याचना दिवस, अपमान और याचना दिवस कब मनाया गया था? 6 अप्रैल 1919 को। और यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि अप्रैल 1919 में क्या हुआ था? एक जुलूस निकला था जो कि जालियांवाला बाग में जो है लोग इकट्ठा हुए थे, और यहीं पे जो है क्या कहते हैं, जनरल डायर ने, किसने गोली चलवाने का दिया था? तो जनरल डायर। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया किसने गोली चलवाया? तो जनरल डायर ने। इस घटना से भारतीयों को क्या हुआ? बहुत सारा सदमा पहुंचा। और क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, इस जो बड़ा दुर्घटना हुआ इससे रविन्द्रनाथ टैगोर को रहा नहीं गया, बोला तुम्हारा जो हम नाइटहुड का जो तुम हमको उपाधि दिया है, मैं तुम्हारे नाइटहुड की उपाधि को त्याग करता हूँ, मुझे तुम्हारे नाइटहुड की उपाधि नहीं चाहिए, इसने वापस कर दिया था। अब महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि वापस किया था, ये आप लोग कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, कहां पर क्रोधित भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर आक्रमण किया और जला दिया गया, जिससे 23 पुलिस वालों की मौत हो गई? फिरोजाबाद, इलाहाबाद, सब इसमें बाद ही बाद है। तिलक स्वराज निधि के लिए कितने रुपए एकत्रित किए गए थे? 90 लाख, 50 लाख, 99 लाख। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएं। 1921 में तिलक स्वराज कोष के लिए एकत्रित 1 करोड़ रुपए की धनराशि में 31.7 लाख रुपए मुंबई में एकत्रित हुआ था। लाला लाजपत राय ने पंजाब में घूम घूम कर 9 लाख रुपए एकत्रित किए थे, और अन्य राशि विभिन्न उद्योगपतियों जैसे कांग्रेस के नेताओं या सामान्य जनता ने तिलक स्वराज कोष में जमा किया था। तो टोटल तिलक स्वराज कोष में कितना रुपया जमा हुआ था? तो 1 करोड़ रुपया, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। तो ये कब तिलक स्वराज कोष कब हुआ था? 1921 में तिलक स्वराज कोष में 1 करोड़ रुपया जो है जमा हुआ था, जिसमें मुंबई से कितना हुआ था? तो 31.7 लाख रुपया, ये भी पूछा जाएगा। और लाला लाजपत राय ने पंजाब में घूम घूम कितना एकत्रित किया था? तो 9 लाख रुपया। और शेष राशि जो है उद्योगपतियों, कांग्रेस के नेताओं और अन्य सामान्य जनताओं ने तिलक स्वराज में जमा किया था। उन्नीस सौ तेईस में स्वराज दल का अध्यक्ष कौन था? 1923 में जो है स्वराज दल का अध्यक्ष पूछ रहा, अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष कौन था? तो CR दास। स्वराज दल का अध्यक्ष कौन था? तो CR दास। असहयोग आंदोलन स्थगित होने के पश्चात CR दास, जिसको हम लोग चित्तरंजन दास के नाम से जानते हैं, तथा मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज दल का गठन किया। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। इसका मुख्य उद्देश्य विधानसभा में प्रवेश कर भारतीय समस्याओं को ब्रिटिश सरकार के समक्ष उजागर करना था। तो सचिव मोतीलाल नेहरू और अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। तो अध्यक्ष पूछा तो सचिव भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखें कि सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू, और अध्यक्ष चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है, भारतीय नेताओं की कौन सी पार्टी संवैधानिक पार्टी बनी? भारतीय नेता का जो है, भारतीय नेता का पूछा जा रहा है। संवैधानिक पार्टी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी है, लेकिन भारतीय नेताओं की कौन सी पार्टी जो संवैधानिक पार्टी बनी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें 1 से अधिक। कौन कौन बना है ये हम लोग डिस्कशन करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में स्थापित, भारतीय उदारवादी संघ 1919 में स्थापित, और स्वराज दल 1923 में स्थापित आदि संवैधानिक पार्टी थी। 1923 के चुनाव में जहां एक तरफ उदारवादी संघ पराजित हुई थी, वहीं स्वराज दल 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटें जीतकर एक बड़े दल के रूप में उभरी। और 1937 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय ने कांग्रेस को असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया था। कांग्रेस को क्या कर दिया था? असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया था। इसमें बच कौन गया? दो पार्टी, एक बच गया हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को तो असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो संवैधानिक भारतीय उदारवादी संघ था और स्वराज दल। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत आया था, कब आया था? तो 1928 में। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 1928 में। साइमन कमीशन 1927 में भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए गठित किया गया था। गठन कब हुआ था? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1927 में ही गठन हुआ था। किस लिए हुआ था? तो भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए। यह 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928, क्वेश्चन ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि साइमन कमीशन भारत कब आए थे? 3 फरवरी 1928 को। इसने
उत्तरदायी शासन एवं भारत में एक संघ की स्थापना पर अपना सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध माना जाता है? किस घटना को जब मुस्लिम युद्ध माना जाता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता का? इसका ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन को, अलीगढ़ आंदोलन को, वहाबी आंदोलन को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वहाबी आंदोलन को। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी की तरफ से विवादित क्वेश्चन में था। आइए डिस्कशन करते हैं क्या इसमें होगा। तो वहाबी आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध कहा जाता है। अरब क्षेत्र में इसके संस्थापक मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब थे। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता शाह वली उल्लाह थे, लेकिन इस आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी को माना जाता है। इसका मुख्य केंद्र पटना था। तो वहाबी आंदोलन का प्रारंभ मुसलमानों में सामाजिक सुधारों के लिए हुआ था, किंतु बाद में यह राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी सुधार की मांग करने लगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वहाबी आंदोलन जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इसके अतिरिक्त गांधी ने कांग्रेस को एक व्यापक कार्यक्रम प्रदान किया। किसके अतिरिक्त? रचनात्मक कार्य, वर्ग विहीन भारतीय समाज, स्वच्छता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तो सस्पेंस वाला क्वेश्चन ये भी था कि इसके अतिरिक्त गांधी जी ने कांग्रेस को एक व्यापक कार्यक्रम प्रदान किया था। ये भी बीपीएससी सस्पेंस में डाला था क्वेश्चन को। बिसाइड्स गांधी आल्सो प्रोवाइडेड द कांग्रेस विथ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। गांधी जी ने कांग्रेस को एक व्यापक कार्यक्रम प्रदान किया था, जिसे रचनात्मक कार्यक्रम कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सांप्रदायिक एकता को बढ़ावा देना, जातीय विषमता को दूर करना, खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता, शैक्षणिक सुधार, सफाई और स्वच्छता आदि शामिल थे। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया गया। लाहौर में जो है पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पास किया गया? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में 1929 में आयोजित कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, यानी इसको पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज कहते हैं, का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई और 26 जनवरी 1930 को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता कौन की थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ गांधी जी ने कब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? ये भी विवादित क्वेश्चन में था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। करा 11 मार्च 1930, 10 मार्च 1930 और 12 मार्च 1930। इसमें आंसर ले लिया गया था 12 मार्च 1930, जो कि गलत है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह शुरू किया और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। जबकि आंसर बीपीएससी में ले लिया गया था 12 मार्च 1930, जो कि गलत है। इसका स्टार्ट हुआ, नमक कानून तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को और स्टार्ट हुआ उसी रोज से स्टार्ट किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, 6 अप्रैल 1930, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न है, लंदन में किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया? किस में? द्वितीय में, प्रथम में, तृतीय में? किस में लिया गया था गांधी जी द्वारा भाग? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी प्रश्न है। लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। क्वेश्चन का यहाँ से पूछा जा सकता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला था? तो 7 सितंबर से दिसंबर 1931 में और 1 दिसंबर 1931 को कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में महिलाओं का नेतृत्व एनी बेसेंट ने किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? एनी बेसेंट ने। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या,
का समाधान नहीं होने के कारण असफल रहा। सांप्रदायिक समस्या जो था भारत में, जाति विशेष का जो समस्या था, उसके कारण यह असफल रहा। सम्मेलन की असफलता के पश्चात गांधी जी ने पुनः अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया और वहां से लौट के आए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से गांधी जी ने प्रारंभ कर दिया। अगला प्रश्न है 1930-31 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कितनी संख्या में लोग जेल गए थे। 1930-31 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें कितनी संख्या में लोग जेल गया था। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 90,000 लोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 90,000 लोग जो है जेल गए थे। मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। जब आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था उस समय नेहरू के आकलन के अनुसार 90,000 से अधिक व्यक्ति जेल जा चुके थे। किसने निर्भीकता से कहा कि एक राजनीतिक नेता के रूप में मिस्टर गांधी असफल रहे। किसने कहा था कि एक राजनीतिक के रूप में जो है मिस्टर गांधी सफल राजनीतिक नेता नहीं बन पाए। किसने कहा था। इसका सही आंसर रहेगा, बताइए आप लोग कमेंट करके किसने कहा था। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था कि एक राजनीतिक नेता के रूप में मिस्टर गांधी असफल रहे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने वायसराय से सब अध्यादेश हटाने और बंदी बनाए गए सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई की अपील की, किंतु सरकार ने अपील नामंजूर कर दी। इस संदर्भ में सुभाष चंद्र बोस ने वक्तव्य दिया कि मिस्टर गांधी का सिविल अवज्ञा निलंबन नवीनतम कार्य और उनकी असफलता की स्वीकृति है। हमारा स्पष्ट मत है कि राजनीतिक नेता के रूप में मिस्टर गांधी असफल रहे। किन दो प्रांतों में मुस्लिम लीग बहुमत प्राप्त करने में सफल रही जबकि वे मुस्लिम बाहुल प्रांत थे। किन दो प्रांतों में मुस्लिम लीग बहुमत प्राप्त करने में असफल रही, बहुमत असफल नहीं मिला जबकि वो मुस्लिम क्षेत्र था तब भी उसे बहुमत नहीं प्राप्त हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल और पंजाब। बंगाल और पंजाब में मुसलमान का पॉपुलेशन ज्यादा था फिर भी उसको वहां पे बहुमत नहीं प्राप्त हुआ। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन पहला चुनाव 1937 में हुआ था और मुसलमान के 485 आरक्षित स्थानों में से केवल 110 सीट पर ही लीग जीत सके। मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, बंगाल और सिंध में लीग को अन्य मुस्लिम दलों ने पछाड़ दिया, अर्थात मुस्लिम लीग इन प्रांतों में बहुमत प्राप्त करने में असफल रहे। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया। तो ये तो बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया और इस दौरान गांधी जी ने लोगों को देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का आह्वान किया और लोगों को करो या मरो का नारा दिया। इस नारे के साथ ही 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। मार्च 1946 में कौन सा कमीशन भारत आया था। 19 कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, कौन आया था भारत। मार्च 1946 इसमें कौन आया था। कैबिनेट मिशन इसमें आया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन। ये भी विवादित क्वेश्चन था, ये इसका आंसर नहीं लिया गया था। मार्च 1946 में कौन सा कमीशन भारत आया था। तो ये कैबिनेट मिशन। मार्च 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत में 3 सदस्यीय लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर सदस्य उच्च सदस्यीय शिष्टमंडल कैबिनेट मिशन भारत भेजा था। इसका मुख्य कार्य भारत में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण करना था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन। पाकिस्तान प्राप्ति के लिए किसने प्रत्यक्ष कार्य दिवस का आह्वान किया था। किसने प्रत्यक्ष कार्य दिवस का आह्वान किया था। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम बहुमत के साथ एक अलग देश के रूप में पाकिस्तान की मांग करना था। विभाजन के सिद्धांत की ब्रिटिश सरकार की सहमति की घोषणा किसने की थी। विभाजन के सिद्धांत की ब्रिटिश सरकार की सहमति की घोषणा किसने सहमत हुआ था कि विभाजन का सिद्धांत विभाजन हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन। विभाजन के सिद्धांत की ब्रिटिश सरकार की सहमति की घोषणा माउंटबेटन ने किया था। माउंटबेटन द्वारा 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना जारी की गई थी। इस योजना को माउंटबेटन योजना कहते हैं। माउंटबेटन योजना के अनुसार
ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र उपनिवेश भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने अपनी संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पास किया था, कब पास किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 जुलाई 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पास किया था ब्रिटिश सरकार ने अपनी संसद में, जो है 18 जुलाई 1947 को पास किया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने माउंटबेटन योजना के विधेयक के रूप में 15 जुलाई 1947 को कॉमन सभा में पेश किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर कॉमन सभा में कब पेश किया, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। कॉमन सभा में पेश किया था 15 जुलाई 1947 को, और 16 जुलाई को लॉर्ड सभा में प्रस्तुत किया, 16 जुलाई को, और यहाँ से पारित होने के बाद 18 जुलाई 1947 को यह विधेयक भारतीय स्वतंत्रता विधेयक के नाम से जाना गया। तो ये प्रश्न आया, तो तीनों प्रश्न, यहाँ से 3 प्रश्न बना है कि कॉमन सभा में जो है कब पेश किया गया माउंटबेटन योजना को, तो 15 जुलाई 1947 को, और लॉर्ड सभा में कब पेश किया गया, तो 16 जुलाई को, और इसका विधेयक कब पारित हो गया, ये जब दोनों जगह से पास हो गया, तो पास होने के बाद हमारे यहाँ भी राज्यसभा लोकसभा में पास होता था, लास्ट में विधेयक बन जाता है। ऐसे यहाँ पे कॉमन सभा और लॉर्ड सभा में प्रस्ताव पास होने के बाद ये विधेयक बना कब, तो 18 जुलाई 1947 को। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम अभी तक विद्वान पाठ्य पुस्तक है, सबसे भारतीय, द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट आर द, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम अभी तक का विद्वान पाठ्य पुस्तक कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेद। सबसे प्राचीन कौन है? वेद है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वेद भारतीय उपमहाद्वीप में अभी तक विद्वान पाठ्य पुस्तकों में प्राचीनतम ग्रंथ है। वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य ग्रंथ है, जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ भी है। वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यह एक संहिता है जिसमें 10 मंडल और 10 से 28 सूक्त है। यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो 10 मंडल है इसमें, और 10 से 28 सूक्त है। और ऋग्वेद की तिथि के विषय में भी काफी मतभेद है। मैक्स मुलर ने इसे 1200 से 1000 ईस्वी तक की तिथि को मानते हैं, जबकि जेकोबी इसकी रचना काल तृतीय सहस्त्राब्दी बताया है। कई मतों पर विचार करने के उपरांत हम समानतः ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच का मान सकते हैं। भारत की कई महत्वपूर्ण नदियां जैसे सिंधु, गंगा और अन्य निकलती है। ये सारी नदियां कहाँ से निकलती हैं? भारत की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, ये कह रहा शिवालिक पर्वत से, अरावली पर्वत से, हिमालय से, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर रहेगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत की कई महत्वपूर्ण नदियां जैसे सिंधु, गंगा और अन्य कई नदियां हिमालय शिवालिक पर्वत से निकलती है। हिमालय की नदियों को 3 प्रमुख नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन तीनों नदी तंत्रों का विकास एक अत्यंत विशाल नदी से हुआ, जिसे शिवालिक या हिंद ब्रह्म नदी भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा शिवालिक पर्वत या हिमालय एक से अधिक। अपने घर बनाने के लिए सिंधु घाटी के लोग प्रायः प्रयोग करते थे। किस चीज से ये लोग अपना घर बनाते थे? लकड़ी से, बलुआ पत्थर से, पकी हुई और दग्ध ईंटें से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। एक से अधिक। सिंधु घाटी के लोग अपने घरों को बनाने के लिए लकड़ी और पकी हुई दग्ध ईंटों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के लोग मकानों की छतों भी लकड़ी से बनाते थे। दरवाजे, खिड़कियां आदि को बनाने में लकड़ी की मुख्य सामग्री थी। सिंधु घाटी के लोग मकान, नालियां और स्नानगृह अच्छी तरह से यानी पकाई को ही दग्ध के, जो पका हुआ ईटा है उसी को दग्ध कहा जाता है, ईंटों की सहायता से बनाते थे। ईंटें चतुर्भुजाकार होती थी। सिंधु घाटी से प्राप्त सबसे बड़ी ईंट 51.43 सेंटीमीटर इंटू 26.27 सेंटीमीटर के आकार की देखी गई है। समांतर 27.94 सेंटीमीटर और 13.7 सेंटीमीटर और इंटू 6.35 सेंटीमीटर अनुपात यानी 4:2:1 के आकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन सबसे बड़ी ईंट जो है 51.53 सेंटीमीटर इंटू 26.27 सेंटीमीटर का पाया गया। अगर सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन तो पूछा गया किस रेशियो में, तो 4:2:1 ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो ये लोग ये क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। अगर ये रेशियो पूछ जाएगा सबसे हाईएस्ट कितना का था, तो सबसे बड़ा ईंट था 51.43 सेंटीमीटर और 26.27 सेंटीमीटर। हड़प्पा संस्कृति के विनाश का कारण क्या था? कई एग्जामों में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, यूपीएससी, बीपीएससी और अन्य एग्जाम में भी। किस कारण से हड़प्पा का विनाश हुआ था? महामारी से, भारी बाढ़ से,
विदेशी लोगों के आक्रमण से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा एक से अधिक रीजन इसमें है, एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा मोर देन वन, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। अब क्या क्या था एक से अधिक में हम लोग देख। हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के विनाश के कारणों को लेकर विद्वान में मतभेद है। गार्डन चाइल्ड, मार्टिमम ह्यूलर, स्टुअर्ट पिगट आदि विद्वानों के अनुसार हड़प्पा संस्कृति का विनाश वह आक्रमण के कारण हुआ, जबकि प्रसिद्ध भूतत्व वैज्ञानिक M.R. साहनी का विचार है कि सिंधम नगरों का विनाश भारी बाढ़ यानी जल प्लावन के कारण हुआ। UK.R. केनेडी ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर कंकालों के परीक्षण करने के पश्चात यह निष्कर्ष दिया है कि सिंधम संस्कृति का विनाश मलेरिया महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ। तो इसलिए इन सारे विद्वानों को देखते हुए आंसर इसका एक से अधिक लिया गया है। इसका क्या होगा आंसर एक से अधिक, महामारी के कारण भी, भारी बाढ़ के कारण भी और विदेशी लोगों के आक्रमण के कारण भी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अब यहाँ से आपको प्रश्न बन सकता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न बनेगा कि किसने कहा था कि इस संस्कृति हड़प्पा संस्कृति का विनाश हुआ है आक्रमण के कारण हुआ। ऑप्शन बनेगा ये गार्डन चाइल्ड, मार्टिमम व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट। ये तीनों कहा था कि इसका किससे विनाश हुआ है, वह आक्रमण से हुआ था। गार्डन चाइल्ड ने भी कहा था, मार्टिमम व्हीलर ने भी कहा था, स्टुअर्ट पिगट ने भी। और हमारा सिंधम नगरों का विनाश भारी बाढ़ से हुआ था, ये किसने कहा था, तो ये थे हमारे भूतत्व वैज्ञानिक M.R. साहनी। M.R. साहनी क्या था, इसका विनाश जल प्लावन यानी भारी बाढ़ के कारण हुआ। और ये महामारी से, मलेरिया से, प्राकृतिक आपदाओं से इसका विनाश हुआ, ये किसने कहा था, तो UK.R. केनेडी ने ये बात कहा था। तो यहाँ से 3 से 4 प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति प्रथम शहरी संस्कृति थी कहाँ की, किस क्षेत्र के, दक्षिण पूर्व एशिया का, दक्षिण एशिया का, दक्षिण उत्तरी एशिया का। इसका सही आंसर होगा दक्षिण एशिया का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण एशिया का। हड़प्पा संस्कृति दक्षिण एशिया की प्रथम शहरी संस्कृति है। दक्षिण एशिया दुनिया का सबसे महान प्राचीन सभ्यताओं में से एक का केंद्र सिंधु घाटी सभ्यता है, जो वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित है। भारतीय इतिहास में नगरों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम सिंधव सभ्यता में हुआ था। नगर एक ऐसा विशाल जनसमूह होता है जिसकी जीविका प्रधानतः उद्योग धंधों तथा व्यापार वाणिज्य पर निर्भर करती है। व्यावसायिक उत्पादनों विनिमय द्वारा ग्रामों से खाद्यान्न प्राप्त होता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदरो, लोथल, बनावली तथा धोलावीरा आदि इस सभ्यता के नगर नियोजन को दर्शाते हैं। अपनी प्रजा की खुशी में ही उसकी खुशी है, उनके हित में ही उनका हित है, यह किसने लिखा था, किसने कहा था कि अपनी प्रजा की खुशी में ही उसकी खुशी है, उनके हित में ही उनका हित है, यह किसने लिखा था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये कौटिल्य ने लिखा था। अपनी प्रजा की खुशी में ही उसकी खुशी है, उसके हित में ही उनका हित है, यह कथन कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रजा पालन और राजा के पालन के प्रति व्यवहार के लिए उनके नैतिक आचरण के परिप्रेक्ष्य में लिखा था। कौटिल्य का मानना था कि राजा को प्रजा को अपनी संतान मानना चाहिए और उनके सुख दुख में भागी होना चाहिए। बौद्ध मत की परिषदें आयोजित हुई थी आपसी मिलन के लिए, महत्वपूर्ण धार्मिक विषयों के निपटारा के लिए, बौद्ध ग्रंथों के संकलन और विवादों का निवारण करने के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बौद्ध ग्रंथों के संकलन और विवादों के निवारण के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बौद्ध मत की परिषदों के आयोजन का उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों के संकलन और विवादों के निवारण के लिए होता है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के अल्प समय पश्चात से ही उनके उपदेशों को संग्रहित करने और उनका पाठ वाचन करने आदि के उद्देश्य से बौद्ध मत की परिषदों के आयोजन की परंपरा चल पड़ी। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी में और द्वितीय वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्रा में व चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलग्राम कश्मीर में आयोजित किया गया। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था, तो ये राजगिरी में, द्वितीय वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्रा में और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन था कुंडलवन कश्मीर में। अगला प्रश्न है, एक चंद्रगुप्त की शक्ति, एक समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा और एक अकबर की उदारता उसमें थी, यह किसने लिखा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमचंद्र राय चौधरी ने। किसने लिखा है, हेमचंद्र राय चौधरी ने।
एक चंद्रगुप्त की शक्ति, एक समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा और अकबर की उदारता उसमें थी। यह कथन प्रसिद्ध इतिहासकार हेमचंद चौधरी का है। यह इस कथन में चौधरी जी अशोक का मूल्यांकन करते हुए कहा है कि अशोक में इन तीनों महान शासकों के गुण विद्वान है, इसलिए अशोक को महान अशोक के नाम से जाना जाता है। श्रीनगर नामक एक शहर की आधारशिला किसने रखी थी? श्रीनगर किसने रखा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने। कश्मीर में श्रीनगर नामक शहर की आधारशिला सम्राट अशोक ने रखी। अशोक कला और स्थापत्य के क्षेत्र में एक महान निर्माता थे। बौद्ध परंपरा उसे 84,000 स्तूपों के निर्माण का श्रेय प्रदान करती है। उसने कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन करवाया था और तथा बराबर पहाड़ियों को कटवाकर आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपाटन नामक 2 नगरों की स्थापना की थी। प्रादेशिका कौन थी? प्रादेशिका कौन होता था? प्रादेशिका कार्यकारी अफसर, अधीक्षक, राजस्व संग्रहकर्ता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा प्रादेशिका कहा था। राजस्व संग्रह करने वाला को प्रादेशिका कहा जाता था। राजस्व जो रेवेन्यू कलेक्शन करने वाला नहीं था उसको प्रादेशिका कहा जाता था। प्रादेशिका राजस्व संग्रह करता थे। संपूर्ण मौर्य साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया गया था। प्रांत जिलों में विभाजित थे और जिनके रज्जुक और प्रादेशिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। जिलों के प्रशासन एवं भू राजस्व व्यवस्था के साथ न्याय व्यवस्था को देखते थे। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार संतुष्टिकरण की नीति किसकी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक की। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार संतुष्टिकरण की नीति अशोक की थी। कलिंग के युद्ध की विभीषिका के कारण उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वह भेरी घोष की जगह धम घोष की नीति अपना लिया, जिसके कारण शांति और अहिंसा की नीति के कारण देश को सैनिक दृष्टि से निर्मल कर दिया गया, जो मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार संतुष्टिकरण की नीति किसकी थी? तो अशोक की। रत्नावली एक प्रसिद्ध कृति थी। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध कृति है? रत्नावली हर्षवर्धन की। ये बहुत ही फेमस है रत्नावली। रत्नावली एक प्रसिद्ध कृति हर्षवर्धन के द्वारा रचित। हर्षवर्धन स्वयं एक उच्च कोटि का विद्वान था। उसने अपने शासनकाल में शिक्षा एवं साहित्य की उन्नति को पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान किया। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये तीनों किसका है? हर्षवर्धन का है। किसने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को बराबर संरक्षण दिया और दोनों को उदारता से भिक्षा दान भी दिया था? राजवर्धन, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को बराबर संरक्षण दिया और दोनों को उदारता से भिक्षा दान भी दिया था। हर्ष एक धर्म सहिष्णु सम्राट था और इस रूप में ब्राह्मणों और बौद्धों का सम्मान करता था। बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय प्रदान किया था। हर्ष में कई स्थानों पर ब्राह्मणों के प्रति उसकी उदारता का उल्लेख हुआ है। हर्ष के समय में प्रयाग के संगम क्षेत्र में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था और इस समारोह में हर्ष दीन दुखियों और अनाथों में प्रभुत दान वितरित किया करता था। किसके द्वारा चोल साम्राज्य को 9वीं सदी में पुनर्जीवित किया गया? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, विजयालय के द्वारा। चोल शासक विजयालय द्वारा चोल साम्राज्य को 9वीं सदी में पुनर्जीवित किया गया था। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। पांड्य को हराकर उसने तंजौर पर अधिकार कर लिया और नरकेसरी का उपाधि धारण किया। विजयालय पल्लवों का सामंत था। किन राजाओं के द्वारा नागरथ को व्यापार और व्यवसाय को संपन्न करने के लिए सुपुर्द किया गया था? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। पुष्पभूति वंश, चोल वंश, मौर्य वंश और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैन ग्रंथ कथा कोश में नागदत्त यानी नागरथ नामक एक व्यापारी की कथा दी गई है, जो धन उपार्जन करने के लिए 500 जहाजों को लेकर समुद्र यात्रा के लिए चला था। मार्ग में उसके जहाज एक ऐसे स्थान पर फंस गए जो पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो नागरथ ने अपनी विपत्ति की सूचना एक तोते के पैर में बंधे हुए पत्र द्वारा बाहर भेजी। यह पत्र स्वर्णद्वीप के राजा सुंदर के हाथ लग गया और उसने नागदत्त यानी नागरथ को संकट से उद्धार किया था। इसमें से कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है, इसलिए इसका आंसर रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सब प्रश्न बहुत ही डेप्थ प्रश्न है, जिसका हिस्ट्री बहुत ज्यादा पकड़ होगा वही इस प्रश्न को बना सकता है। तो कुछ कुछ प्रश्न ऐसा रहेगा एग्जाम में, पीजीटी में, जो किसी से नहीं बनने वाला है, जो बहुत आंतरिक प्रश्न होता है, बहुत ही अंदर से प्रश्न दिया जाता है। ये भी प्रश्न बहुत ही अंदर से दिया गया है। अगला प्रश्न है, अपनी आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए यूरोप के किस देश ने अति उत्तम पृथक्करण की नीति को अपनाया था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। अपनी आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए यूरोप के फ्रांस देश ने अत्युत्तम पृथक्करण की नीति को अपनाया था। फ्रांस में हुए क्रांति 1789 में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता की भावना को जन्म दिया, जिसके पश्चात फ्रांस ने अत्युत्तम पृथक्करण की नीति को अपनाया था। इसमें
अत्युत्तम पृथक्करण की नीति को किसने अपनाया था? तो इसका सही आंसर रहेगा फ्रांस में। आज का प्रश्न कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। आपको यहाँ इस चैनल पे बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित प्रीवियस ईयर और मॉडल प्रैक्टिस सेट 40 नंबर का 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए जीएस पेपर का पर डे सेट 40 नंबर का मिलेगा, जिसमें सभी सेक्शन को कवर किया है, जिसमें से आपको मैथ पूछा जाता है, साइंस पूछा जाता है, करंट अफेयर पूछा जाता है, राष्ट्रीय आंदोलन मतलब हिस्ट्री से, आधुनिक भारत के इतिहास से पूछा जाता है प्रश्न, तो सभी सेक्शन को कवर करवाया जाएगा। उसके साथ ही बीपीएससी एडीओ, ग्रुप डी, सीटेट जो भी हमारा आगामी एग्जाम है सभी प्रश्नों का आपको लाइव कुछ डिस्कशन करवाया जाएगा 11 बजे दिन से। तो प्रत्येक दिन लाइव कुछ डिस्कशन में जरूर जुड़े। कभी कभी कुछ ऐसा दिन होता है कि लाइव नहीं हो पाता है किसी टेक्निकल कारण से, लेकिन लाइव जो है आपको 11 से 11:30 के बीच में निश्चित ही स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहें। मिलते हैं अगले सेट में, अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।